नमस्कार, सारांश आईसीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सत्यम पांडे और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैग के बारे में। कैग मतलब कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं कैग। पद क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। कब इसकी स्थापना हुई, नियुक्ति कौन करता है, पदावधि क्या है, सेवा शर्तें क्या है, वेतन क्या मिलता है, हटाने की प्रक्रिया क्या है, कार्य क्या है ना, प्रतिवेदन किसको देता है, सलाह राष्ट्रपति को किस मामलों में देता है, इस सब बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे कैग के संदर्भ में। ठीक है, और इससे जुड़े प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, वीडियो में नहीं करेंगे। ये आपको मिलेंगे सारांश आईसीएस के ऐप पर उपलब्ध। सारांश आईसीएस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, स्टोर टैब में जाइएगा और स्टोर टैब में आपको यूनिट 10 आपको कमीशन मिलेगी और उस यूनिट में आपको मिलेंगे हर यूनिट की पीडीएफ जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ। साथ ही आपको हर जो आयोग है उसके 10-20 क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त जब आयोग कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद 500 से अधिक प्रश्न हम उसी टैब में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जुड़िएगा सारांश परिवार के साथ। सारांश आईसीएस को डाउनलोड जरूर कर लें ऐप को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में हमें पढ़ना है, तो हम एक एक करके बात करते हैं कि इसकी जो प्रकृति है, नेचर है इस पद की। एक्चुअली ये क्या है, एक पद है, एक निकाय नहीं है, संस्थान नहीं है, एक क्या है, पद है। पद का नाम है कैग। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इसकी जो प्रकृति है वो क्या हो जाएगी, आपकी संवैधानिक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी संवैधानिक? क्योंकि भैया इसकी स्थापना जो है या इसका जो उपबंध है वो आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत मिलता है। इसका वर्णन भारतीय संविधान का भाग 5 में क्या है, आप देखोगे संघ है ना, तो संघ की कार्यपालिका आप देखते हो, विधायिका देखते हो, फिर न्यायपालिका देखते हो। और न्यायपालिका जब समाप्त होती है तो आर्टिकल 148 से आपका कैग शुरू होता है 151 तक, है ना। तो अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका वर्णन मिलता है भारतीय संविधान में। ठीक है, इसकी स्थापना भारतीय संविधान के उपबंधों के तहत हुई है। अतः यह कैसा पद हो जाएगा, एक संवैधानिक पद हो जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद हो जाएगा। ठीक है, संरचना क्या है, तो भारत का एक कैग होता है, यानी एक ही कैग होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 148 कहता है, क्या कहता है कि भैया भारत का एक कैग होगा जो कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। अनुच्छेद 148 एक इस पद की स्थापना करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये पद आया कहां से, कब आया, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना अंग्रेजों के जमाने में ही हो गई थी, अर्थात जब 1853-54 का दौर चल रहा था। ठीक है, थोड़ा जरा आपको देखना है। ठीक है, 1853 इसको करना है। और लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग की स्थापना हो गई थी। ठीक है, अकाउंटेंट और अकाउंट का ऑडिट करना, इसके लिए एक विभाग की स्थापना अंग्रेजों के जमाने में ही हो गई थी। और जब कैनिंग आए कब, 56 में आए थे। और 58 में हम देखेंगे कि महालेखाकार कार्यालय की स्थापना करी गई, कब, 1858 में। ठीक है, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस खोला गया कब, 1858 में। फिर इसी पद को हम 1860 में लेखा परीक्षक एवं महालेखाकार कहने लगेंगे और पहली बार इस पद पर नियुक्ति भी होगी, है ना। तो अभी हम बात करेंगे कि इस पद पे जो पहली नियुक्ति होती है, इसमें देखेंगे प्रथम जो प्रमुख होंगे एडवर्ड ड्रमंड होंगे। कब, 1858 के बाद, जब 1860 में पहली बार जो पद बनेगा ना, उस टाइम पे इनकी नियुक्ति हो जाएगी, है ना। तो पद अंग्रेजों के जमाने का है, लेकिन हमें बात करनी है अभी के जमाने की, मतलब कि अभी वर्तमान में, कि यह वर्तमान स्वरूप कब आया। तो हमें बताना है, वो तो अभी आया था अपना जब से संविधान लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 से आया। ठीक है, अब 1919 में ये पद बन गया। इसके साथ और भी इसके नाम परिवर्तित होते रहे, है ना। 81 में इसको कैग कहा जाने लगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहा जाने लगा। और बाद में हमने 1919 की भारत शासन अधिनियम से इसको सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया और वैधानिक दर्जा दे दिया कि अब ये कंट्रोल में नहीं रहेगा, गवर्नमेंट के स्वतंत्र होकर कार्य करेगा। तभी तो इस पद की महत्वता बढ़ेगी, है ना, तभी तो ये पद साकार हो पाएगा, जिसके लिए ये पद हमने बनाया है। ठीक है, बाद में हमने 1935 में इस पद को और महत्वता देते हुए संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के समान सुरक्षा प्रदान कर दी। ठीक है, और जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारा जो कैग है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उसका अस्तित्व आ गया। ठीक है, बस यही बात याद रखनी है। और 1968 में लेखा बोर्ड की स्थापना का भी बात कर दी, और इसके जो सदस्य होते हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति कैग ही करता है, और कैग के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। इनमें से मेरे हिसाब से एक ये फैक्ट कि हमारा कैग कब से बना, तो जब से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। इसके पहले लेखाकार कार्यालय तो 1858 कैनिंग के टाइम पे ये गठित हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और सरकारी नियंत्रण से कब मुक्त हुआ, तो 1919 के अधिनियम से। ये फैक्ट्स
याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि स्थापना तो इस पद की हुई थी 1858 में, लेकिन ये याद नहीं करना, याद ये करना है कि वर्तमान स्वरूप में स्थापना कब हुई, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के साथ ही हमारे भारत के कैग का कार्यालय भी क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, जब संविधान लागू हुआ। 148 एक के तहत इस पद की स्थापना हुई। कहाँ कार्य करते हैं, तो इनका जो ऑफिस है वो होगा न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को कैग कार्यालय की जो अभी वर्तमान स्वरूप प्रेजेंट फॉर्म जो आया वो आया, ठीक है। हालांकि कैनिंग के टाइम से ये पद चला आ रहा है। आगे देखते हैं नियुक्ति कौन करता है इस पद पे, तो मोस्टली हम केंद्र की बात कर रहे हैं, तो कैग के पद एक संवैधानिक पद है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति, यानी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति साहब देंगे। पदावधि केंद्र के संदर्भ में हमने देखी थी कि कैग की भी पदावधि कितनी है, 6 और 65 वर्ष की है, ठीक है। कितना, 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो, ठीक है। 6 ईयर जो होगी इनकी टर्म ऑफ ऑफिस होगी, और 65 की एज जो भी पहले पूरा हो वो होगी। त्यागपत्र किसको देंगे, जिन्होंने अपॉइंट किया था, तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति महोदय को जाएगा, और रेजिग्नेशन भी, मतलब रेजिग्नेशन किसको जाएगा, राष्ट्रपति महोदय। क्यों, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति साहब का था तो रेजिग्नेशन भी राष्ट्रपति साहब का होगा, ठीक है। हटाने की प्रक्रिया क्या है, हटाने की प्रक्रिया वैसे ही है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। आपने ईसी में देखा था, ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन में आपने देखा था कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमीशन हुआ करते थे उनको हटाने की प्रक्रिया भी सेम ही थी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, है ना। और कैग को भी हटाने की प्रक्रिया कैसी है, आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान, यानी कि आप क्या बताओगे कि पहले जांच होगी, उसके बाद 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से पारित होगा प्रस्ताव, और उसके बाद हटाएंगे कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना। क्या क्या याद रखना है, नियुक्ति राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति, पदावधि 665, और हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगी, सरल सी बात है। अब राष्ट्रपति साहब ही अपॉइंट कर रहे थे तो शपथ भी वही दिलाएंगे, है ना। तो शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे, है ना। और सेवा शर्तें भी कौन डिसाइड करेंगे, राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे, है ना। और त्यागपत्र भी किसको दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति महोदय को ही दिया जाएगा। अब आप देखोगे कि सेवा शर्त डिसाइड करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को दिया है, और संसद ऐसा कानून बना के क्या कर देती है, इनकी सेवा शर्तें निर्धारित कर देती है। तो हमने कब, 1971 में कैग की कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तों का एक अधिनियम बनाया और डिसाइड कर दिया। अब आप कहोगे ये तो संसद डिसाइड कर रही है, तो ये संसद के 3 स्तंभ है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद से अगर कोई विधेयक पारित होता है तो तब भी लागू होता है जब उसे राष्ट्रपति अनुमति दे दे, तो राष्ट्रपति ही एट लास्ट है, बैठे हुए हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति की अनुमति से क्या करा अपन ने, ये अधिनियम बना लिया 1971 में। अब इस अधिनियम में 2 धाराएं बस याद कर लो, बाकी सारी चीजें इसी में लिखी है, कर्तव्य लिखे हैं, शक्तियां लिखी हैं, सेवा शर्तें इसी अधिनियम में लिखी 1971 की, कैग अधिनियम के नाम से अपन इसको बोल देंगे, ठीक है। कैग कर्तव्य, शक्ति, सेवा शर्तें अधिनियम। और इसमें पहले तो वेतन डिसाइड कर दिया कि धारा 3 में हमने कैग का वेतन बता दिया, और वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के समान बता दिया। क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान वेतन है। हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है, और पदावधि भी कितनी है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि धारा 4 के तहत पदावधि इन्होंने डिसाइड कर दी, और इसके पहले धारा 3 के तहत वेतन डिसाइड कर दिया आपने, ठीक है। और जो वेतन होता है वो कहाँ होता है, संचित निधि पर भारित होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है, रह जाएगा यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओथ प्रेसिडेंट की है, और पार्लियामेंट ऐसे कोई रूल बना सकती है, ठीक है, किसके लिए, आपके कैग के लिए। और सेशन 3 के तहत हमने पे सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, और टर्म ऑफ ऑफिस 6 और 65 ईयर्स एज, है ना। और रेजिग्नेशन राष्ट्रपति साहब को जाएगा, ये आपको याद रख लेनी है। इसके बाद आप देखोगे पहले प्रमुख कौन थे, तो देखो पहले ये एडवर्ड ड्रमंड तो आपको याद रखने ही रखने हैं, लेकिन मेनली आपको याद रखने हैं वी नरहरि राव, ठीक है। वी नरहरि राव जो है इनको याद रखना है, ये आपको स्वतंत्र भारत के पहले होंगे तो इनको याद रखना है, ठीक है। रह जाएंगे कौन, वी नरहरि राव वाज द फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया, ओके। एंड हु इज प्रेजेंट, तो गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, ठीक है। आपने देखा था जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, बाद में इनको लाया गया और कैग बनाया गया। तो गिरीश चंद्र मुर्मू साहब 14th कैग हैं भारत के वर्तमान में। और कितनी महिलाएं बन चुकी हैं, तो बताना है, एक भी महिला अब तक कैग नहीं बन पाई है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये वी नरहरि राव साहब फर्स्ट थे, वर्तमान गिरीश चंद्र मुर्मू साहब हैं, और कोई भी महिला अभी तक नहीं बनी है कैग, ओके।
आगे देखते हैं कैग की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हमने ये आपके कैग अधिनियम जो अपन ने देखा था उसमें डिसाइड किया है। और ये जो योग्यता निर्धारित करने की शक्ति संसद को है। तो संसद ने योग्यता निर्धारित करते हुए दो ही योग्यताएं बता दी कि पहली बात तो भारत का नागरिक हो, है ना, क्या हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है, विया सिटीजन ऑफ इंडिया। और दूसरी कि लोक वित्त या सरकारी लेखा का विशेषज्ञ हो और न्यूनतम कम से कम कितना हो, 10 वर्ष लोक सेवक रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति भारत का कैग बन सकता है। स्पेशलिस्ट इन पब्लिक फाइनेंस और गवर्नमेंट अकाउंट्स और हैज बीन अ पब्लिक सर्वेंट फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये बात याद रख लेनी। दो ही भारत का नागरिक हो और लेखा परीक्षा या सरकारी जो लेखा होते हैं उनका विशेषज्ञ या 10 वर्ष तक प्रशासनिक अनुभव उसके पास हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम भारत का कैग नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इसके कर्तव्य एवं शक्तियां। आर्टिकल 148 याद रखना है कि उसमें आपकी नियुक्ति से संबंधित सेवा शर्तें और सारी चीजें 148 में ही दी है। 149 में कैग के कार्य हैं। 150 कहता है कि कैग का जो सलाह देता है राष्ट्रपति को कि कैसे प्रतिवेद उनका जो लेखा होगा, मतलब फॉर्मेट कैसा रहेगा, प्रारूप कैसा रहेगा, वो बताएगा। और 151 जो होगा वो प्रतिवेदन सौंपेंगे राष्ट्रपति को केंद्र के संदर्भ में और राज्य के संदर्भ में राज्यपाल को। ठीक है, तो कार्य एवं शक्तियां कहाँ बताएंगे, ये क्वेश्चन प्री में आ भी चुका है। कैग की कार्य शक्तियां किस आर्टिकल में, तो ऐसे ही तो आने हैं क्वेश्चन, है ना। तो याद रखिएगा 149 में कैग के कार्य एवं शक्तियां बताई गई हैं। तो सबसे पहले सरल तौर पे समझ लो, कैग का काम है देखो कंट्रोल एवं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर जनरल है तो क्या करेगा, ऑडिट करेगा। ऑडिट किसका करेगा, अकाउंट्स का करेगा। ठीक है, तो ऑडिट यानी कि परीक्षा करना है किसकी, अकाउंट्स की यानी लेखाओं की। तो सभी लेखाओं की परीक्षा करता है हमारा कैग। अब सभी लेखा मतलब चाहे वो केंद्र की संचित निधि हो, केंद्र की आकस्मिक निधि हो, किसी भी राज्य की संचित निधि हो, आकस्मिक निधि हो, या किसी भी केंद्र के संस्थान या राज्य के संस्थान जो शासकीय है उनकी क्या हो, लेखा परीक्षा हो, उसका अधिकार है कैग के पास, परीक्षा कर सकता है। ठीक है, जैसे बजट आता है तो बजट में कितना खर्च हुआ, कितना बचा रहा, कितना एक्स्ट्रा हो गया है, इन सब की एट लास्ट में जो जांच होती है वो कैग ही करता है। फिर निकल के आते हैं घोटाले, आपने सुने वो बोर्स घोटाला, हवाला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कहाँ से आते हैं, यही तो जांच करते हैं। जांच के बाद हमें पता चलता है कि ये घोटाले हो चुके, इतना पैसा यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो याद हो गया हूँ कि भारत राज्य की सभी संचित और आकस्मिक निधियों के लेखा परीक्षा करता है। केंद्र और राज्य की ऋण जमा बचत खातों सहित सभी लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। केंद्र राज्य के खातों के प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है, यही भी कार्य है। और ये सलाह 150 के तहत देगा और अपनी रिपोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति को सौंपता है। केंद्र के संदर्भ में राष्ट्रपति को और राज्य के संदर्भ में राज्यपाल को सौंपता है। पूरे भारत का ही एक कैग होता है, राज्यों के अलग अलग कैग नहीं होते, है ना। तो सभी राज्यों की लेखा परीक्षा करने का उत्तरदायित्व ही कैग के पास ही है। ठीक है, ये याद रखना। और कहाँ बताए गए हैं कार्य शक्तियां, तो 149 में बताए गए हैं। फिर आप देख लो कुछ अदर फैक्ट्स हैं जो कि आर्टिकल 150 लिख दिया मैंने, कि राष्ट्रपति को सलाह देता है कि लेखन का प्रारूप कैसा हो, है ना। क्या देता है, एडवाइस द प्रेसिडेंट एज टू बी फॉर्म ऑफ राइटिंग, की मतलब कैसे जो इनका लेखा होगा, जो लेखा परीक्षा करेगा उसका फॉर्मेट कैसा रखना है, ये सब बताएगा राष्ट्रपति साहब को। तो 150 के तहत। और अपना प्रतिवेदन जो साल भर में काम करेगा उसकी रिपोर्ट किसी सौंपेगा, तो कैग का प्रतिवेदन केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को, राज्य स्तर पर राज्यपाल को। आर्टिकल याद रखना है 151 में बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 148 याद रखोगे, नियुक्ति और सभी सेवा शर्तें और सभी बातें 148 में लिखी हैं। 149 में आप कार्य एवं शक्तियां देखोगे। 150 में राष्ट्रपति को सलाह देना कि लेखन का प्रारूप कैसा हो। और 151 में यह बताएगा इसका प्रतिवेदन। तो इतने ही आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल हैं, याद कर लीजिएगा। कार्य आपने देखे, मैंने शॉर्ट में बता दिए हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं उतरना। ठीक है, सभी लेखाओं की परीक्षा करता है केंद्र और राज्य के संदर्भ में। और ठीक है, बस इतना ही है। इसके अतिरिक्त कैग को हम, जो आपकी लोक लेखा समिति होती है ना, संसद की लोक लेखा समिति, इसका मित्र या गाइड के रूप में भी ये कार्य करता है। कैसे करता है, ये अपनी लेखा परीक्षा कर लेता है और लोक लेखा समिति भी यही जांच पड़ताल करती रहती है। तो इसकी जो रिपोर्ट होती है वो फाइनल होती है कैग की। और कैग की रिपोर्ट जब लोक लेखा समिति में जाती है तो उसके लिए हेल्प हो जाती है। तो मित्र एवं गाइड का काम करता है ना। और सारी चीजें ये लोग मतलब बैलेंस बना के चलते हैं। ठीक है, तो मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। और यह सेवानिवृत्ति के बाद अन्य पद को धारण करने पर प्रतिबंधित है। ठीक है, 148(4) कहता है। 148 में 4-5 सब आर्टिकल है, मतलब नियुक्ति से त्याग पत्र वगैरह वगैरह, पदावधि, ये सब बताई गई है, सेवा शर्त है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, कैग कंप्लीट होता है। एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं आप कि पद कब बना, तो हमें बताना है जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। स्थिति क्या है, यानी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, तो हम बताना कॉन्स्टिट्यूशनल एक ये पद है ना, पोस्ट है। और इसमें हम बता दें कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। वर्णन हमें आर्टिकल 148 के तहत मिलता है और 148 से 151 तक इसका वर्णन हमें मिलता है। कार्य आपको बताया गया है 149 में, सलाह देना आपको बताया गया है किसमें, 150 में, और 151 में बताया गया है इसके प्रतिवेदन। ठीक है। तो पदावधि पे आ जाओ तो 6 आपको मिल जाएगी, है ना। नियुक्ति राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति, हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, है ना। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अपन ने एक अधिनियम भी बनाया, वो कब बना है, 1971 में कैग अधिनियम बना है। बस इतनी ही चीजें हैं कैग के बारे में, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपको मिल जाएंगे सारांश ICS ऐप पर। और इनको मैं जब आपका प्री निकट आएगा तब जूम क्लास के माध्यम से भी इनको मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा। तो आप जुड़े रहिएगा सारांश ICS ऐप के माध्यम से। जो स्टूडेंट टैब है वो एक तरीके से हमारा बैच है आयोग का, और उसमें आपको देखते रहना है जब भी अपडेट्स आती रहे, है ना। उसमें आपको PDFs मिलती रहेंगी, उसमें आपको टेस्ट मिलते रहेंगे और वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी, और हम समय समय पे जूम क्लास के माध्यम से लाइव जुड़ते रहेंगे। ठीक है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बहुत से बहुत ऐप को भी डाउनलोड कीजिएगा सारांश ICS के। बहुत बहुत धन्यवाद।